नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग को सोम के अगले लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने 66 लेक्चर पहले कर चुके हैं, तो हमारा 67th लेक्चर है, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सब लोग नमस्कार, खुश रहिए और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लासेस को आप रेगुलर रिवाइज करते रहें। नोट्स अगर अपने से प्रिपेयर करते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज हमने नोट्स आपको क्वेश्चन भी दिया है, प्रैक्टिस शीट भी दी है और थ्योरी शीट भी, इंडिविजुअल चैप्टर्स के आपको थ्योरी और प्रैक्टिस शीट दिया है। और डेली जो आपकी क्लासेस हो रही हैं, इन डेली क्लासेस को भी आपको भेजा जा रहा है। हो सकता है कि 2-4 दिनों का ना भेजा जाए, इकट्ठा भेजा जाए, पर डेली जो आपकी बोर्ड पे क्लासेस हो रही हैं, जो हमने एक्स्ट्रा आपको कुछ चीजें बताई हैं, जो बोर्ड पर क्लास के समय हम बता रहे होते हैं, उसको भी हम आपको भिजवा रहे हैं। तो मतलब हमने आपको थ्योरी शीट भी भेजा एडवांस में, प्रैक्टिस शीट भी भेजा। उसके बाद हम सब लोग रेगुलर आपको क्या कर रहे हैं कि रेगुलर हम आपको डेली का कंटेंट भी भेज रहे हैं। बाद में टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक का कोई प्लान होता है तो लाइव भी हम सब लोग लेकर आएंगे, उस पर हम आगे बात करेंगे। पांडे जी आपको और सारी चीजें डिटेल में जानकारी दे रहे होंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप काउंसलर सदस्य से भी बात करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सबको नमस्कार और हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। टॉर्सन ऑफ सेफ्ट के बारे में बात चल रही थी। टॉर्सन ऑफ सेफ्ट में हम सब लोग इतनी बातें कर लिए थे कि मैक्सिमम जो कैरी कर सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क जो कैरी कर सकते हैं वो होगा टाउ अलाउबल। अब इसी को लिखा हुआ था शियर यील्ड स्ट्रेंथ, SYS, शियर यील्ड स्ट्रेंथ। तो ऐसे लिखे, कोई डरने की बात नहीं है। मैक्सिमम अलाउबल शियर ही है इनटू जेडपी। तो मैक्सिमम अलाउबल शियर इनटू क्या है, जेडपी। ये आपका क्या है, मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी कैरीड बाय अ शाफ्ट। किसी भी शाफ्ट द्वारा जो मैक्सिमम टॉर्क इजीली सेफली कैरी किया जा सकता है, और टॉर्क ही डिसाइड करेगा किसी आरपीएम पर पावर कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहां से आया जेडपी पोलर सेक्शन मॉडुलस। नोट करके, व्हेन मटेरियल इज डिफरेंट देन स्ट्रेंथ कंपैरिजन विल डिपेंड अपॉन टीआर। अगर आपका मटेरियल डिफरेंट है, अगर मटेरियल अलग है तो इसका मतलब टाउ अलाउबल अलग है। अगर मटेरियल अलग है तुरंत आप कहोगे गुरुजी टाउ अलाउबल अलग है, और टाउ अलाउबल अगर अलग है तो आपका टाउ अलाउबल इनटू जेडपी डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा टॉर्क कैरी कर सकता है। तो व्हेन मटेरियल इज डिफरेंट देन स्ट्रेंथ कंपैरिजन विल डिपेंड अपॉन टीआर, रेजिस्टिंग टॉर्क। व्हेन मटेरियल इज सेम, अब जब मटेरियल सेम बोल दिया गुरुजी, तो जैसे मटेरियल सेम टाउ अलाउबल का फैक्टर ही खत्म। टाउ अलाउबल इज सेम फॉर ऑल, टाउ अलाउबल इज सेम फॉर ऑल। तो जैसे मटेरियल सेम होगा ये सबके लिए सेम होगा, फॉर ऑल। इसको फॉर ऑल बोलते हैं। बात समझ में आ रही? तो टाउ अलाउबल आपका सेम होगा। नेक्स्ट, टी आर जेड पी के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टिंग टॉर्क पोलर सेक्शन मॉडुलस, जब आपका टाउ अलाउबल सेम होगा तो रेजिस्टिंग टॉर्क जो होगा पोलर सेक्शन मॉडुलस के प्रोपोर्शनल होगा। पोलर सेक्शन मॉडुलस बढ़ाएंगे, जेडपी को इंक्रीज करेंगे, तो आपका टीआर भी, रेजिस्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज करेगा। तो सेम मटेरियल के लिए डिसाइडिंग फैक्टर इज पोलर सेक्शन मॉडुलस। फॉर डिफरेंट मटेरियल द डिसाइडिंग फैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ shear strength and polar section modulus. But for same material deciding factor is polar section modulus. Okay, next, तो अब हम लोग आगे, इस पे बहुत बार हो चुकी है चर्चाएं, बेंडिंग में भी वही बातें आ रही थी, सिग्मा अलाउबल इनटू जेड पर आ रहा था। तो अब स्ट्रेंथ इक्वेशन की बात करें तो टी आर बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर, यहां से आया और ये आ गया टाउ इनटू जेड पी। आप ध्यान से देखें तो ये आर, आप यहाँ कैपिटल आर लिख लीजिए, तो ये आपका जेडपी। जेडपी क्या है, पोलर सेक्शन मॉडुलस। फॉर सेम मटेरियल, क्वेश्चन लिखा, फॉर सेम मटेरियल पोलर सेक्शन मॉडुलस इंक्रीजेज, रेजिस्टिंग टॉर्क इंक्रीज, चांस ऑफ फेल्यूर कम होता है। पोलर सेक्शन मॉडुलस बढ़ेगा तो रेजिस्टिंग टॉर्क वो ज्यादा से ज्यादा टॉर्क रेजिस्ट कर पाएगा, और चांस ऑफ फेल्यूर क्या होंगे, कम होंगे, फेल्यूर के चांसेस कम होंगे। फॉर डिफरेंट मटेरियल, जैसे डिफरेंट मटेरियल होगा तो आपका सिर्फ जेडपी नहीं, टाउ इनटू जेडपी, टाउ अलाउबल इनटू जेडपी विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। बट फॉर सेम मटेरियल पोलर सेक्शन मॉडुलस इज स्ट्रेंथ फैक्टर। फॉर सेम मटेरियल पोलर सेक्शन मॉडुलस इज
स्ट्रेंथ फैक्टर, तो टाउ इंटू जेड इंक्रीजेस, टी आर इंक्रीजेस और चांस ऑफ फेल्योर डिक्रीज। अब ध्यान दीजिए, फॉर गिवन रेडियल स्पेस मींस गिवन रेडियल स्पेस बोलते ही डी आउटसाइड ऑफ हॉलो इक्वल टू डी सॉलिड की बात हो रही है। डी किसकी बात हो रही है? सॉलिड की। तो सॉलिड का डायमीटर आउटसाइड डायमीटर के बराबर हो फॉर गिवन रेडियल स्पेस सॉलिड सेट, फॉर गिवन रेडियल स्पेस सॉलिड सेट इज बेटर देन हॉलो सेट। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि सॉलिड सेट इज बेटर देन हॉलो सेट। हॉलो से सॉलिड बेटर होगा बिकॉज जेड सॉलिड इज ग्रेटर देन जेड हॉलो। हॉलो सॉलिड का पोलर सेक्शन मॉडुलस हॉलो से ज्यादा होगा। तो फॉर गिवन रेडियल स्पेस सॉलिड सेट इज बेटर देन हॉलो सेट। सॉलिड सेट जो होगा वो हॉलो सेट से बेहतर होगा। आगे बढ़े, अगला फॉर गिवन वेट, फॉर गिवन वेट अगर आपको दिया हो, अगर आपको क्या दिया हो? वेट, इस पर थोड़ा अंडरलाइन भी करिए। फॉर गिवन वेट एंड लेंथ, वेट एंड लेंथ तो क्रॉस सेक्शन में हो जाएगा, तो वेट एंड लेंथ, तो इस केस में हॉलो सेट इज बेटर देन सॉलिड सेट। हॉलो सेट इज बेटर देन सॉलिड सेट बिकॉज जेड हॉलो इज ग्रेटर देन जेड सॉलिड। बात समझ में आ रही? क्लियर? हॉलो सेक्शन जो होगे, हॉलो सेट जो होगा वो बेटर होगा किससे? सॉलिड से। किस केस में? फॉर गिवन वेट एंड लेंथ। रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड टॉर्क पहले ही बता चुके हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। पावर और टॉर्क में रिलेशनशिप, तो पावर आप पहले ही बता चुके, टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा रेडियन पर सेकंड में है, अगर आरपीएम में हो तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई n by 60 where n is the angular velocity in rpm, revolution per minute। n is the angular velocity in rpm। तो यहां से आप लिख सकते हैं। देखिए टॉर्क भी कौन सा लेंगे? मीन, ना तो मैक्सिमम ना तो सॉरी मिनिमम। तो ये ध्यान रखिएगा 2 पाई nt by 60। maximum power that can be transmitted by a shaft, then for maximum power tm equal to mean torque must be equal to tr, means tau allowable into zp। if torque transmitting is more, then power transmission is more for given speed। For given speed p is proportional to t, where here this is written where n is the number of revolutions per minute, and tm is the average or mean resisting torque। on an average कितना रेजिस्ट कर सकता है? मीन रेजिस्टिंग टॉर्क, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका टॉर्क ज्यादा भी हो सकता है और कम, पर टीएम जो है मीन रेजिस्टिंग टॉर्क। ओके, नेक्स्ट, P is the power transmitted in watt। in watt अगर आपका P आपका क्या आया था? 2 pi nt by 60 in watt। if you want to calculate the power in kilowatt, you have to divide the watt value by 1000, by a factor of 1000। तो 2 pi nt by 60, it is the conversion, nothing special। तो it is the conversion। if you want to calculate the power in horsepower, you have to, because 1 horsepower equal to 746 watt। 1 HP equal to 1 horsepower equal to 746 watt। तो क्या करना होगा आपको? अगर आपको वाट से हार्स पावर में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू डिवाइड द पावर इन टर्म्स ऑफ वाट बाय 746। इफ यू डिवाइड द पावर बाय 746, you will get the power in terms of horsepower। okay, clear? तो 1 HP equal to, in sometimes 1 metric HP 735 वाट होता है, वो आपका बहुत रेयरली पूछा जाता है 740, almost 750, you can write 750। next, here we have done tau by r equal to t by j। tau by r equal to t by j। stress
at radius r is the tau and r is the radius, t is the applying or resisting torque, and j is the polar moment of inertia. So we have done all about these two parts, tau by r equal to t by j. We have done all about all the aspects. If r is r max, where we find the r max, tau max, where we find the what is the relationship between tau and r. So we have done all aspects. We have done maximum torque carrying capacity, solid is better or hollow is better. So we have done. Now next section is tau by r equal to g theta by L. Tau by r equal to g theta by L. Next section we will have to do tau by r equal to g theta by L. What is g? G is the shear modulus depends upon the material property. G is the shear modulus depends upon the material. If we change the material of the shaft, then G will change. Theta is the angle of twist, L is the length. For a particular length, theta, angle of twist is constant. If length is variable, theta is variable. But for given length, for constant length, theta is constant and phi is variable in terms of r. Shear strain is variable in terms of r. Okay. Next. For given L theta equal to constant, then this value is constant, tau proportional to r. Tau proportional to r. We have done these things already done. We have already done these things, but here we are calculating different thing. Angle of twist. Okay. So tau equal to g theta by L into r, used for finding tau for any value of r where theta is given. अगर आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हो, तो किसी भी r पर स्ट्रेस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से. टाउ इक्वल टू आपका आया, क्या आया? टाउ इक्वल टू g थीटा बाई L इंटू r. तो किसी भी एंगल ऑफ ट्विस्ट पर आप ये बता सकते हैं. नेक्स्ट, टाउ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? r. टाउ प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो गया? r हो गया रेडियस के. अब आगे लीनियर रिलेशनशिप r मैक्स जब आप ले लेंगे, ये तो क्लियर ही है कि लीनियर रिलेशनशिप है किसके बीच में? टाउ प्रोपोर्शनल टू r. तो लीनियर रिलेशनशिप है. अब r जब r मैक्स ले लेंगे तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाए? टाउ मैक्स आ जाएगा. जैसे r मैक्स लोगे, टाउ इक्वल टू टाउ मैक्स आ जाएगा, और टाउ मैक्स इक्वल टू जी थीटा बाई L इंटू r मैक्स. टाउ मैक्स इक्वल टू क्या आएगा? जी थीटा बाई L इंटू r मैक्स. क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं. अगर a इक्वल टू c हो जाए तो उस सिचुएशन में t बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई L. t बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई L. और फॉर सेफ कंडीशन t मैक्स इक्वल टू टी आर. तो ये जनरल आपका फॉर्मूला है. ये आप केस 3, केस 2 तो क्लियर हो गया आपको. केस 2 तो आपको क्लियर हो गया ना. केस 3 में हमने क्या किया? t बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई L लिया. तो जब आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया रहेगा तो शियर आप आसानी से निकाल ले जाएंगे कहीं का भी. वो इससे आ गया टाउ मैक्स. जब आपने बोला तो टाउ मैक्स इक्वल टू आया जी थीटा बाई L इंटू आर मैक्स. थर्ड केस आपका क्या है? थर्ड केस है टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई L. टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई L. तो यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू जो होगा वो टी एल बाई जी जे होगा. थीटा इक्वल टू जो होगा वो टी एल बाई जी जे होगा. देखिए ध्यान से, थीटा इक्वल टू, अगर हम यहां से आपसे ध्यान से देखें तो टी बाई थीटा जो होगा वो जी जे बाई एल होगा. अब ध्यान से देखिएगा. टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द कपल अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. तो टॉर्क आपको क्या करेगा? रोटेशन कराएगा. और रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लाइन, रेडियल लाइन, rotational displacement of any radial line equal to theta. Theta is the angle of twist. तो T upon theta, load upon deformation equal to stiffness. Load upon deformation equal to stiffness. Clear? Load upon deformation आपका क्या हो जाएगा?
स्टिफनेस, कैसा स्टिफनेस? तो टॉर्क है तो इसे क्या बोलेंगे? टॉर्सनल स्टिफनेस। तो यहां से आपको पहले भी ऐसा चीज कराए तो है, फिर से लेकिन कर रहे हैं। तो टॉर्सनल स्टिफनेस इक्वल टू जी जे बाई एल। टॉर्सनल स्टिफनेस इक्वल टू जी जे बाई एल। ओके, G is the modulus of rigidity, L is the length, L, J equal to polar moment of inertia. For given shaft, G is the property of material. G is the property of material, and J is the dimensional property, geometrical property, and L is also a geometrical property. L is also a geometrical property. Then torsional stiffness equal to gj by L, and torsional stiffness depends upon material as well as geometry of the shaft. Torsional stiffness depends upon torsional stiffness equal to G into J by L, and torsional stiffness is the क्या होगा? Depends upon material as well as geometry of the material. Material as well as geometry of the material. Okay. ओके, सेफ कंडीशन में जो टी मैक्स होना चाहिए वो टी आर से रेजिस्टिंग टॉर्क से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इसी में अगर आपसे कहा जाए थीटा बाई एल क्या है, तो थीटा बाई एल अगर 1 हो जाए, इन केस थीटा बाई एल से अगर पूछे थीटा बाई एल क्या है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट और लेंथ। एंगल ऑफ ट्विस्ट ये क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट, और ये क्या है? लेंथ। तो ये एक्चुअल में कह सकते हैं कि एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ। और अगर ये 1 हो जाए तो मींस अगर ये थीटा बाई एल 1 हो जाए, अगर थीटा बाई एल आपका क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो ये क्या बता रहा है? थीटा बाई एल 1 होना ये बता रहा है, थीटा बाई एल 1 होना ये बता रहा है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ में 1 है। मींस यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ, दोनों अगर 1 ले लिया जाए तो 1 आएगा। अगर दोनों 1 ले लिया है तो 1 आएगा। और ये आपको बता रहा है, ये मींस मतलब इसका मीनिंग क्या है? यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर यूनिट लेंथ। अगर यही 2 लेंथ ले लो तो थीटा भी 2, थीटा अगर 2 हो, एल भी 2 हो तो 1 आएगा। तो 1 यूनिट लेंथ में यूनिट का एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया। इसका मात्रक जो होगा वो रेडियन पर मीटर ऐसे कुछ आएगा, डिग्री पर मीटर, डिग्री पर मीटर। तो इसका मात्रक जो होगा, इसका यूनिट ये आपका होगा रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर। डिग्री में भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है। टी आर स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, टी आर ध्यान रखिए, रेजिस्टिंग टॉर्क अगर आप ध्यान से देखें तो टी बाई आर, टी बाई जे इक्वल टू आया था जी थीटा बाई एल। तो टी बाई अगर हम आपसे पूछें टी बाई थीटा, टी बाई थीटा आपने निकाला था जी जे बाई एल। अब यहां से टॉर्सनल टीआर का मतलब यहां पे समझिएगा, टीआर रेजिस्टिंग टॉर्क नहीं, टॉर्सनल रिजिडिटी है। ये क्या है? टॉर्सनल रिजिडिटी, टॉर्सनल रिजिडिटी। तो टॉर्सनल रिजिडिटी ये बताता है कि यूनिट लेंथ की लंबाई में यूनिट डिफॉर्मेशन हो, यूनिट लेंथ ले लेने पर रिजिडिटी आ जाए। तो टॉर्सनल रिजिडिटी इक्वल टू जीजे, वेयर जीजे इक्वल टू रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, टी आर स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, इसको काट दीजिए। तो टी आर जो है टॉर्सनल रिजिडिटी है, और टॉर्सनल रिजिडिटी आपको क्या बता रहा है? टॉर्सनल रिजिडिटी आपको ये बता रहा है, टॉर्सनल रिजिडिटी, रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट अगेन टॉर्सन, एंड रिजिडिटी रिलेटेड टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट। और टॉर्सनल रिजिडिटी क्या हो गया? जी इंटू जे, दो प्रोडक्ट ऑफ जी और जे है। ये बहुत पहले से चल रहा है, इसको नया करने की जरूरत नहीं है। टॉर्सनल रिजिडिटी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जी एंड जे, प्रोडक्ट ऑफ जी एंड जे। Torsional rigidity equal to product of G and J. Okay. Next. If GJ increase करेगा, अगर GJ increase करेगा तो torsional rigidity increase करेगी। क्या होगी? टॉर्सनल रिजिडिटी भी इंक्रीज करेगी, टॉर्सनल स्टिफनेस भी इंक्रीज करेगा, और डिफॉर्मेशन के चांसेस कम होंगे। डिफॉर्मेशन के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। तो अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक दिया गया, इस क्वेश्चंस को हम सब लोग ढंग से डिस्कस करते हैं, डिटेल में करते हैं, फिर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। कनेक्शन ऑफ शाफ्ट होगा आई थिंक, तो कनेक्शन ऑफ शाफ्ट को हम सब लोग करेंगे, फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, बहुत टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से क्वेश्चंस को करना है। एग्जाम्स आप सब लोग के सामने, आप एसएससी जेई या फिर किसी एई, किसी जेई, किसी एई एग्जाम की अगर बात कर रहे हैं तो आप आसानी से पूरे सोम के लेक्चर्स को देख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डीआरडीओ का एग्जाम हो, डीआरडीओ का एग्जाम अभी आया, हो भी गया, तो एसएससी जेई, डीआरडीओ या फिर स्टेट एई जेई कोई भी वैकेंसी हो, आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। गेट के भी क्वेश्चंस आपको इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, पर प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। गेट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं। तो P इक्वल टू आपका 75 किलोवाट है और T आपका क्या है, टॉर्क निकालना है। इफ सेट इज हॉलो डिजाइन इट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे आया कि डिजाइन करना है तो और एन जो दिया है वो 200 आरपीएम दिया है, शियर यील्ड स्ट्रेंथ 200 मेगापास्कल दिया है, आउटसाइड डायमीटर जो दिया है वो 2 टाइम्स ऑफ इनसाइड डायमीटर दिया है। अब डिजाइन का मकसद क्या होगा, डिजाइन का मकसद होगा इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर निकालना। डिजाइन का बेसिक यही मकसद होगा कि इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर आपको आसानी से बता दे कि भैया इतना मोटा सेट लेना, हॉलो लेना और ये होना चाहिए। तो पहला एस्पेक्ट पावर दिया है, स्पीड दिया है, तो क्या आप टॉर्क निकाल सकते हैं? पावर दिया है, स्पीड दिया है, तो क्या टॉर्क निकाल सकते हैं? हाँ गुरुजी, P इक्वल टू जो होता है वो 2 पाई NT/60 होता है। तो यहां से हम T का मान अगर देखें तो T इक्वल टू होगा 60P/2πn। यहां से T का मान जब रखेंगे तो 60 किलोवाट है, 60 आपका किलोवाट है, तो 10³ करेंगे, आंसर आएगा न्यूटन मीटर में। और आरपीएम 2 पाई, आरपीएम का मान 200 है। तो आप यहां से टॉर्क पहले निकालेंगे, तो टॉर्क आपका आएगा, मान लो एक शून्य कट गया और ये 4, तो 1.5 इंटू 75 इंटू यहाँ का शून्य से कट गया तो ये 100 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, पाई न्यूटन मीटर। ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये टॉर्क आपको मिल जाएगा। टॉर्क का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। और भाई 4 हुआ, 4 डिवाइड 6 हो गया, 4 इंटू 1.5, 1.5 4 जा होता है 6 होता है। तो आपने क्या किया कि 4 इंटू 1.5, तो 1.5 इंटू 75, यहाँ का एक शून्य वहां पे गया तो 100 बचा और नीचे पाई बचा रह जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। टॉर्क निकाल लिए। अब आपको अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ दिया है, आपको डायमेंशंस बतानी है। सिंपल सी बात है, टाउ मैक्स इक्वल टू टी आर मैक्स का मतलब DO/2 बाई जे को एकदम बेसिक अप्रोच से चल रहे हैं, π/32, यहाँ DO की पावर 4 माइनस DI की पावर 4, और ये होना चाहिए अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ के बराबर। तो यहां से अगर आप देखें तो एक बात निकल के आती है, केवल एक ही बात निकल के आती है यहां से, 16T DO अपन पाई DO की पावर 4 माइनस DI की पावर 4 इक्वल टू SYS शियर यील्ड स्ट्रेंथ। थोड़ा सा मात्रक का ध्यान दें, थोड़ा सा यूनिट का ध्यान दें। T का मान निकाले ही हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं 16, और ये न्यूटन मीटर में है, न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो T का मान यहाँ पुट करेंगे इंटू 10⁶, क्योंकि मिलीमीटर में कन्वर्ट मिलीमीटर में 10⁻³ होगा, 10 की पावर क्या होगा 3। DO ऐसे रहने दो, और यहाँ पाई DO का मान DO ही रहने दो। DI को हम लिख सकते हैं, DI को DO/2 लिख सकते हैं, तो DO की पावर 4/16 आ जाएगा, और ये आप लिख देंगे 200 मेगापास्कल के बराबर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ आउटसाइड डायमीटर आपको मालूम नहीं है, सिर्फ आउटसाइड डायमीटर आपको अच्छे से मालूम नहीं है। आउटसाइड डायमीटर आप अच्छे से कर लीजिए तो हमें लगता है कि आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा।
पहले हम देखिए अप्रोच हमारी क्या रही। हमारी अप्रोच रही कि पावर दिया था, स्पीड दी थी, टॉर्क निकाला कि इतना टॉर्क तो हमें कैरी करना ही करना। इस तरह से डायमेंशन लेंगे शाफ्ट का कि इतना टॉर्क तो हमें कैरी करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है। बात समझ में आ रही? तो उस सिचुएशन में फिर आपका 16 टी का मान आप निकाल चुके हैं। डी अब देखिए ये न्यूटन मीटर में या मिलीमीटर में हम इंटेंशनली कर लिए, क्योंकि मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। मेगा पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता ही है। तो न्यूटन न्यूटन कट जाएंगे, जो आंसर डी का आएगा वो भी मिलीमीटर में ही आएगा। तो 16 टी डी ओ ठीक है, कोई बात नहीं, अपन पाई डी ओ की पावर 4 में डी ओ की पावर 4/16। तो हम सब लोग ये डिटेल में कर ले गए और फिर आपका 200 के इक्वल कर दिए, आसानी से सारी चीजें होंगी। क्लियर, समझ में आया? तो अब आप डायमीटर कैलकुलेट करके नेक्स्ट लेक्चर में आप सब लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। सब लोग का डाटा सेम आना चाहिए, सब लोग का डाटा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो डी ओ का मान आप सब लोग निकालेंगे, पहले टॉर्क बताएंगे, फिर आउटसाइड डायमीटर बताएंगे। और जब आउटसाइड डायमीटर पता चल जाएगा तो आउटसाइड डायमीटर का आधा जो होगा वो इनसाइड डायमीटर होगा, DO/2। ये क्वेश्चन में दिया था, इसको हमने वहां यूज भी किया है। DI को हम DO/2 किए हैं, पावर 4 करने पर 16 हो गया। तो आप आसानी से सारी चीजें कर सकते हैं। आगे हम बढ़े, हमारे ख्याल से हम सब लोग आगे अब बढ़ सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन भी हम सब लोगों ने कर लिया, फिर बात आई। अब क्वेश्चन है ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम। ट्विस्टिंग मोमेंट, अच्छा इस ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है अगर ये पता चल जाए, फिर उसकी उपयोगिता जान लेंगे। क्यों भाई ये सब बातें क्यों कर रहे हो, क्यों ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हो। तो टी क्या है, टी क्या है, एफ आपका टॉर्क है। अगर कोई सैफ्ट आपके पास है, सैफ्ट के पूरी लंबाई में टॉर्क समान हो ऐसा हमने नहीं कहा। हम अभी तक क्या कर रहे थे कि ऐसा टॉर्सन का इक्वेशन ले रहे थे कि पूरी लंबाई में टॉर्क समान था, पर सैफ्ट अगर है तो उसमें मल्टीपल टॉर्क्स बीच बीच में लग सकते हैं। और अगर टॉर्क्स मल्टीपल लगे हुए हैं तो हमें ये जानना है कि हर एक सेक्शन में टॉर्क क्या होगा, हर एक सेक्शन में टॉर्क क्या होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो टू मेक द ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम हम सब लोग को बनाना है। ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम हम सब लोग को क्या करना है, बनाना है। क्लियर हो गई बात? तो ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम करना है। आपने यहाँ टॉर्क टी अप्लाई किया, यहाँ पे आपका 2t बाहर की तरफ और 2t ऐसे कुछ है, देखते हैं। अब कोई भी चीज अगर हमने और आपने कोई भी डिसीजन लिया तो साइन कन्वेंशन जरूरी है। लेंथ के अलोंग, फिर सुनिएगा, सैफ्ट के लेंथ के अलोंग टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन को ही ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। लेंथ के अलोंग टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या कहेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम। पूरी बात समझ में आ रही? तो हम सब लोग लंबाई के अलोंग चलते जाएंगे और लंबाई के अलोंग हम सब लोग टॉर्क के डिस्ट्रीब्यूशन को जानेंगे। जो टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा वही आपका क्या होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम होगा। क्लियर? अब जब आप ये बात कह रहे हो तो ये भी तय कर रहे हो कि लेंथ के अलोंग तो एक्स एक्सिस होगा, लेंथ के अलोंग क्या होगा, एक्स एक्सिस, और वाई के अलोंग आपका टॉर्क होगा। ठीक है भाई, लेंथ तो आपका कोई बात नहीं, जितने लोड्स होंगे, जितने आपके टॉर्क होंगे उतने पार्ट में बना देंगे हम, उतने पार्ट्स डिवाइड कर देंगे। पर टॉर्क आपका कब पॉजिटिव कब निगेटिव ये भी तो जरूरी है। और टॉर्क अगर अलग अलग सेक्शन में पता चल जाए तो उस सेक्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, उस सेक्शन का एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, ये सब गुरुजी कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई जे लेंगे तो स्ट्रेस पता चल जाएगा, और जब हम टाउ बाई आर इक्वल जी थीटा बाई एल लेंगे, टी बाई जे इक्वल जी थीटा बाई एल लेंगे तो टॉर्क पता है तो थीटा भी पता चल जाएगा। तो जब हमें हर एक सेक्शन में टॉर्क पता होगा, जब हमें हर एक सेक्शन में ट्विस्टिंग मोमेंट पता होगा, तभी हम जान पाएंगे किसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, किसमें मैक्सिमम टॉर्क है, कौन हॉलो कौन सॉलिड, ये सारी चीजें हम सब लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम ये जाने कि हर एक लंबाई में टॉर्क कितना है।
और इस टॉर्क के लिए हमारे पास हमारा राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल में अगर हम उंगलियों को टॉर्क की दिशा में घुमाते हैं तो अंगूठा डायरेक्शन बताता है। अंगूठा क्या बताता है? थंब आपका क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, थंब की डायरेक्शन। तो राइट हैंड रूल में अगर हम कर्ल करें किसको, अपने उंगलियों को किधर, टॉर्क की डायरेक्शन में, तो थंब आपका क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। क्लियर हुई? अब यही सब बातें हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। अब हम सब लोग ध्यान दें, किसी भी सेक्शन में अगर मान लीजिए किसी सेक्शन में हम यहां टॉर्क जानना चाहते हैं, किसी भी सेक्शन में नेट टॉर्क उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड, उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड नेट टॉर्क का एल्जेब्रिक सम होता है। सारे टॉर्क का क्या होता है? एल्जेब्रिक सम होता है। जैसे शियर फोर्स बनाया, एक्सियल फोर्स बनाया, बेंडिंग मोमेंट बनाया, तो सिंपल हमने क्या किया था? कहीं पे खड़े होके चाहे राइट चाहे लेफ्ट, चाहे आइदर लेफ्ट और राइट, और आइदर राइट और लेफ्ट, कोई भी आप ले सकते हैं, और उससे आप एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन मानते हुए नेट निकाल सकते हैं। तो हमारा साइन कन्वेंशन है कि अगर अगर टॉर्क की वजह से धन, अगर टॉर्क ये डॉटेड नहीं होगा, डॉटेड पीछे वाला होगा, तो ये आपका तो डार्क ही होगा, ये आपका क्या होगा? डार्क होगा। ऐसे किसी भी सेक्शन पर नेट टॉर्क, अब यहां पे आप जानना चाहते हैं, आप और हम खड़े हुए एक दूसरे से डिस्कशन, यहां पर अगर आप नेट टॉर्क जानना चाहते हैं ऐसे खड़े होकर, अगर आप यहां पे नेट टॉर्क जानना चाहते हैं तो चाहे लेफ्ट देखे राइट देखे चाहे लेफ्ट। अब ध्यान दीजिएगा, राइट साइड अगर हम उंगलियों को घुमाएं, राइट साइड ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन की बात चल रही है। क्या इस पर अंगूठा आपकी ओर आ रहा है? आपकी ओर आ रहा है। अगर अंगूठा आपकी ओर और वैल्यू कितनी है? टी, तो क्या इस रेंज में, पूरे रेंज में टॉर्क टी वो भी पॉजिटिव होगा? यहां से लेकर बी से सी तक अगर हम देखें, किसी भी सेक्शन में देखें, तो आप जैसे उंगलियों को घुमाएंगे अंगूठा प्लेन की ओर होगा, जिस प्लेन पर आप खड़े होंगे उसकी ओर होगा, हमारी तरफ है, अंगूठा हमारी तरफ है, इसलिए ये क्या हो गया? पॉजिटिव टॉर्क हो गया। ऐसे कोई कहा नहीं हम गुरुजी लेफ्ट साइड से देखें, हम लेफ्टी हैं, तो इसमें अगर देखिए तो टी, तो आपका टी, जब टी ऐसे बाहर की तरफ से ना, टी उधर की ओर है, टी दूर है तो माइनस टी। अब देखिए नेट देखना, यहीं पे खड़े होकर नेट बताना है इस साइड से, तो क्या माइनस टी? अच्छा माइनस टी क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला टी जो था, इससे पहले पूछोगे ना, जब इससे पूछोगे तो ये वाला टी दूर जाएगा प्लेन से, पर पीछे से टूटी, पीछे से ऐसे टूटी आ रहा और वो प्लेन की ओर है, तो प्लस टूटी आया, तो नेट आपका यहां से भी तो टी आ रहा है। किसी भी सेक्शन पर, किसी भी सेक्शन पर टॉर्क, किसी भी सेक्शन पर ट्विस्टिंग मोमेंट, चाहे लेफ्ट चाहे राइट से एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन मानते हुए निकालते हैं, एल्जेब्रिक सम निकालते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब इसमें हमारा साइन कन्वेंशन क्या रहने वाला? तो साइन कन्वेंशन हमारा ये रहने वाला है कि अगर टुवर्ड्स द प्लेन है तो पॉजिटिव टी, अवे फ्रॉम द प्लेन है तो निगेटिव टी। क्लियर हो गया? अगर तो हम इस साइड से पूछे तो टुवर्ड्स था प्लस टी, इधर से एक ही आदमी थे, पूछे काम खत्म हुआ। इधर से जब पूछे तो ये वाला टी तो माइनस टी बता रहा, पर टू टी जो है वो प्लस प्लस बता रहा है, तो कुल मिला के इससे भी तो टी ही आ रहा है। क्लियर हो? तो इस सेक्शन का प्लस टी होगा, इस सेक्शन का क्या होगा? प्लस टी होगा। इस सेक्शन का आपका प्लस टी होगा। अगर हम यही बात करें आपसे कि इस वाले सेक्शन में बताओ, इस मतलब ए बी लेंथ में बताओ, ए बी लेंथ में, तो इस वाले में आप कहीं तो जाएंगे ना, कहीं यहां पर मान लीजिए गए बीच में। अब यहां से आप लेफ्ट देखना पसंद करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड एक लोग हैं, तो क्या ये आप बताइए बाहर की तरफ से, जैसे यहां खड़े हुए और इससे बात की, ये प्लेन है, तो जब आप ऐसे घुमाओगे, जब इसको ऐसे बाहर से ऐसे घुमाओगे तो क्या माइनस टी आएगा? तो ए बी में टॉर्क माइनस टी है और बीसी में टॉर्क प्लस टी है। आप यहाँ खड़े हुए और इसकी इसी टॉर्क की बात की तो दूर जा रहा है ना, इस प्लेन से दूर जा रहा है ना, और दूर जाना मतलब माइनस। अगर हम राइट साइड से उसी को ध्यान दें, उसी को हम क्या निकालें? राइट साइड से निकालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है,
देखिए आप ध्यान से, यहाँ खड़े हुए, अब राइट हैंड आप चलाना शुरू किए, क्या t प्लस टी होगा? हाँ गुरुजी, टुवर्ड्स द प्लेन है। इस t से पूछे, इससे पूछे, ये कहा प्लस टी, पर उससे जब 2t से पूछे, जब 2t से पूछे तो माइनस 2t हो गया। तो अगर हम राइट साइड से देखें तो राइट साइड से भी प्लस टी माइनस 2t, इस प्लेन में अगर हम बात करें तो इस प्लेन में प्लस टी माइनस 2t और नेट आ गया माइनस टी। नेट क्या आ गया? माइनस टी। तो अलग अलग ऐसे ये नहीं है कि इतना ही बड़ा होगा, हो सकता है कि 8-10 सेक्शंस हो सकता है कि इसमें 8-10 सेक्शंस हो। तो किसी भी सेक्शन पर आप आसानी से खड़े हुए, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, आइदर राइट और लेफ्ट, आप क्या करिए, नेट अपने साइन कन्वेंशन के अनुसार, और अपना साइन कन्वेंशन है कि राइट हैंड घुमाएंगे, अंगूठा अगर प्लेन की ओर होगा, टुवर्ड्स द प्लेन पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द प्लेन नेगेटिव। टुवर्ड्स द प्लेन क्या होगा? पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द प्लेन हम सब लोग नेगेटिव लेंगे। पूरी बात क्लियर हो गई? पूरी बात एकदम से क्लियर है? तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू मेक ट्विस्टिंग मूवमेंट डायग्राम। ट्विस्टिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ट्विस्टिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए इसी में कहा है, तो हम पहले एक वाई एक्सिस बनाएंगे जिसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, एक एक्स एक्सिस बनाएंगे जिसमें लेंथ होगा। जितने पार्ट होंगे उतना हम इसको कट करेंगे। जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये लंबाई थोड़ी सी सी तक बननी चाहिए थी, ये डायग्राम इससे थोड़ा जूम करके बनना चाहिए था। खैर चलिए, क्या जैसे बना उसी हिसाब से मान के चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से आंसर कर दे रहे हैं, पर हमेशा लंबाई जो साइड की लंबाई रहेगी उसी लंबाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप इस साइड से चलेंगे तो ये प्लस टी, अब मान लो इसी साइड से चलो, लेफ्ट से ही चलो, तो पहले माइनस टी आएगा। क्यों? क्योंकि ये अवे फ्रॉम द, अवे है, ये आपका अवे है, और ये आपका क्या है? टुवर्ड्स है। और बीच में जो आया वो चेंज कर दे रहा है, जो टुवर्ड्स था उसको अवे कर दे रहा है। चेंज, जब भी कंसंट्रेटेड टॉर्क होगा उस समय टर्निंग मोमेंट टॉर्क भी, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम भी सडनली उतना चेंज होगा। तो किसी भी लोडिंग कंडीशन में आप सब लोग हर जगह टॉर्क, हर एक सेक्शन में टॉर्क पता करेंगे, पहला स्टेप। और जब टॉर्क पता होगा तो उस सेक्शन की सेक्शनल प्रॉपर्टी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर सेक्शन मॉडुलस सब निकल जाएगा। पोलर सेक्शन मॉडुलस या मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या होता है? उसकी मैटेरियल प्रॉपर्टी होती, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम या ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। अब जैसे इसमें स्ट्रेस कनेक्शन, अच्छा सीरीज कनेक्शन विद वन एंड फिक्स। एक कोई आपके पास शाफ्ट है, उसका एक एंड क्या है? फिक्स है। ये मान लो ए है, एक एंड आपका क्या है? फिक्स है, और सीरीज कनेक्शन हमारा है, 1/1 शाफ्ट जुड़े हुए, 3 शाफ्ट जुड़े हुए, और कोई क्या है? विद नो जंक्शन टॉर्क। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में कोई जंक्शन टॉर्क लग जाए तो चीजें बदलेंगी। अब यहां आपने एक टॉर्क लगाया ऐसे टी, तो ये वाला क्या है? टुवर्ड्स द प्लेन है। राइट हैंड से आप घुमाइए तो क्या ये टुवर्ड्स द प्लेन है? तो यहां पर अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस भी आपका उल्टा आएगा इसका, और जब उल्टा आएगा बाहर की तरफ, जैसे ये अंदर जा रहा है तो ये बाहर आएगा, और जब रेजिस्टेंस को उल्टा आप ऐसे करोगे ना भाई, बाहर तो ऐसे होगा ना, ये अंदर जा रहा है तो ये बाहर आ रहा है, ये आपके बाहर आ रहा है, तो क्या यहाँ भी टुवर्ड्स द, ऐसे टुवर्ड्स द प्लेन ही रहेगा, यहाँ भी आपका टुवर्ड द प्लेन। तो एक तो ये है कि हम कर्व लाइन से दिखा दें, एक तो ये है कि हम कर्व लाइन से दिखा दे, जो अभी हमने पहले कहा, यहाँ पे टी रेजिस्टिव, ये रेजिस्टिव टॉर्क है। और दूसरा क्या है कि हम दो एरो से दिखा दे और टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाएं। अगर हम टर्निंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं, इधर लंबाई है, ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ सी है। अब चाहे हम राइट से चले चाहे लेफ्ट, तो जब हम चलना शुरू करेंगे, यही तो, अगर हम यहाँ पे इस पूरे जोन में जाएं, इस पूरे जोन में पूछेंगे क्या मामला है, तो ये कहेगा कि ऐसे बाहर अपनी ओर ही तो है, तो क्या प्लस टॉर्क रहेगा, प्लस टी रहेगा। ऐसे
फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी प्लस टी रहेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस टी रहेगा। या अगर हम इस साइड से भी देखें तो ये भी तो टुवर्ड्स द प्लेन होगा, तो ये भी प्लस टी, इधर से भी टुवर्ड्स द प्लेन तो इधर से भी प्लस टी, इधर से भी, तो क्या चारों तरफ से प्लस टी प्लस टी प्लस टी ही रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। ये आपका प्लस टी प्लस टी प्लस टी हो गया। ठीक, अब आपका ये टी 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 हो गया, हर जगह टॉर्क क्या हो गया, टी टी हो गया। एकदम क्लियर सबको, सारी चीजें एकदम क्लियर है सबको। आगे बढ़े, आगे बढ़े हम सब लोग, तो ये आपका टॉर्क टी टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है, प्लस टी प्लस टी प्लस टी, हर जगह टॉर्क टी टी। तो ट्विस्टिंग मोमेंट, तो सीरीज कनेक्शन में जब एंड पर टॉर्क टी हो तो हर लंबाई में टॉर्क सेम होता है। पहली बात कि अगर हम यहाँ पे टी ए बी की बात करें, टी बी सी की बात करें या टी सी डी की बात करें तो हर जगह टॉर्क क्या है, सेम है। पर अगर आप सोचिए कि अगर हम इसको टॉर्क टी यहां लगा है, बी पॉइंट जो यहां बाहर था, टी लगने से कुछ तो घूम जाएगा। बी के घूमते ही क्या ये दोनों उसके साथ बैठे तो वो भी घूम जाएंगे, या अगर सी पॉइंट घूमे तो डी को भी घुमा देगा। अगर हम आपसे पूछे कि डी का सी के सापेक्ष पूछे, फाई डी सी के सापेक्ष, सॉरी थीटा इसको लिखो, थीटा ज्यादा बेहतर है। अगर हम आपसे कहें थीटा डी किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष, तो आप कहोगे गुरुजी टी इंटू L3 अपॉन G3 J3। बस सी को डी कितना घुमा, ऐसे सीडी लाइन थी, ये कितनी घूमी हुई दिखेगी तो वो इतना ही बताएगा। पर अगर हम यही पूछेंगे सी का बी के सापेक्ष क्या है, तो वो भी कहेगा गुरुजी टॉर्क टी है और लंबाई L2 है अपॉन G2 J2। जो बीसी लाइन है, जो आपकी बीसी लाइन है, बीसी लाइन को अगर हम पूछें तो बीसी लाइन ये ऐसे सीधी थी, कितना घूम गई, तो आप कहोगे टी टॉर्क टी है L2 J2। ऐसे अगर हम पूछे फाइव बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो आप वहां भी कहोगे टी L1 अपान G1 J1, TL अपान Gj। फाई क्यों लिख रहे हैं भाई, थीटा लिखो, क्योंकि फाई आप शियर स्ट्रेन में कंफ्यूज रहेंगे, अभी जल्दी पढ़े तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एंगुलर ट्विस्ट की बात चल रही, थीटा एंगुलर ट्विस्ट की। तो अगर ये पूछा जाए कि डी का एंगुलर ट्विस्ट बताओ, तो डी का सी से पूछे तो वो है, बी से पूछे तो दोनों का, पर डी का अगर एंगुलर ट्विस्ट, इसका मतलब ये पूछा जा रहा फाई डी का किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, जो फिक्स है उसको क्या दिखेगा। सी को डी थोड़ा सा ही घुमा वो दिखेगा, पर बी जब सी घुमा तो डी वाली पूरी लंबाई तो घूम ही गई। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, फाई डी विद फाई एंगुलर ट्विस्ट से नहीं, आप थीटा से किए हैं तो थीटा से पूछा जाए एंगुलर ट्विस्ट ऑफ डी, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए जो होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इन तीनों के योग के बराबर होगा। और एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ डी ही इसको सिंपल बोलेंगे, जो फिक्स बताए, जो भी फिक्स चीजें बताएं वो समझिए कौन बता रहा है, वो बता रहा है एब्सोल्यूट बता रहा है। तो फाई या थीटा डी लिखे, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ डी इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू टी, अगर आप देखें तो T1 L1 अपान G J1, अब T1 तो T है, T L2 अपान G2 J2। ऐसे अगर करें तो T L3 अपान G3 J3, T कॉमन ले सकते हैं। तो आगे की चीजें आप समझ पा रहे। सीरीज कनेक्शन में अगर एंड पर टॉर्क T हो, सीरीज कनेक्शन में अगर एंड पर टॉर्क T हो तो आपका तीनों का एडिशन T L1 अपान G1 J1, T L2 अपान G2 J2, T L3 अपान G3 J3। क्लियर हो गया।
तो इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखें तो आगे सब लिखा हुआ है, सपोर्ट रिएक्शन फॉर सीरीज कनेक्शन विद वन एंड फिक्स है, नेट टॉर्क विल बी अपोजिट साइन इक्वल टू 0। तो जो सपोर्ट रिएक्शन होगा वो टी के ही बराबर आएगा, T1 T2 T3 इक्वल टू टी के बराबर आएंगे। टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा वो इंडिविजुअल एंगल ऑफ ट्विस्ट के योग के बराबर होगा। टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा वो इंडिविजुअल एंगल ऑफ ट्विस्ट के योग के बराबर होगा। बात समझ में आ रही? तो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट ये आपका होगा, और किसी भी जगह पर थीटा इक्वल टू होता है TL अपॉन GJ। तो यहाँ पर थीटा टोटल जो होगा वो T1 L1 अपॉन G1 J1 प्लस T2 L2 अपॉन G2 J2 प्लस T3 L3 अपॉन G3 J3। तो थीटा टोटल जो होगा वो T1 L1 अपॉन G1 J1, T2 L2 अपॉन G2 J2, T3 L3 अपॉन G3 J3, G1 G2। अब इसी में आप देख सकते हैं कि T तो बराबर है तो T कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से L1 अपॉन G1 J1 प्लस L2 अपॉन G2 J2 प्लस L3 अपॉन G3 J3 ये हो सकता है, क्योंकि टॉर्क सब में सीरीज अगर आपका शाफ्ट का कनेक्शन है और एंड पर ही टॉर्क है तो उस सिचुएशन में हर एक में टॉर्क सेम होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट इंडिविजुअल एंगल ऑफ ट्विस्ट के योग के बराबर होगा। तो टॉर्क सेम और एंगल ऑफ ट्विस्ट इंडिविजुअल एंगल ऑफ ट्विस्ट के योग के बराबर होगा। तो टी ब्रैकेट में आएगा L1 G1 J1 प्लस L2 G2 J2 प्लस L3 G3 J3। अगर मटेरियल सेम हो तो G भी कॉमन ले सकते हैं, मटेरियल सेम हो तो G भी कॉमन ले सकते हैं, तो T बाई G, और यहाँ से आएगा G भी कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से आएगा T बाई G, और यहाँ L1 अपान J1 प्लस L2 अपान J2 प्लस L3 अपान J3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे J का मान सब सॉलिड हो, अगर सब सॉलिड हो तो J सॉलिड जो होता है, अब कुछ पोर्शन हॉलो भी हो सकता है तो उसमें हम देख लेंगे, J सॉलिड जो होता है वो पाई बाई 32 D की पावर 4 होता है, पाई बाई 32 D की पावर 4। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर सब सॉलिड हो तो 32T अपान पाई जी, 32T अपान पाई जी कॉमन हो जाएगा और ऊपर आएगा L1 अपान D1 की पावर 4, 32T अपान पाई जी, 32T अपान पाई जी, और यहाँ आएगा L1 अपान D1 की पावर 4 प्लस L2 अपान D2 की पावर 4 प्लस L3 अपान D3 की पावर 4। तो यहीं पे अगर हम देखें तो इसी को 32 अपान पाई जी लिख सकते हैं या जी पाई जो भी आपकी मन करे, और यहाँ लिख सकते हैं L1 अपान D1 की पावर 4 प्लस L2 अपान D2 की पावर 4 प्लस L3 अपान D3 की पावर 4। तो ये आपका हो जाएगा 32T अपान पाई जी, 32T अपान पाई जी, और यहाँ से आएगा L1 अपान D1 की पावर 4 प्लस L2 अपान D2 की पावर 4 प्लस L3 अपान D3 की पावर 4। क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो ये आपका होगा नेक्स्ट, व्हेन जंक्शन टॉर्क इज प्रेजेंट, जब जंक्शन टॉर्क होगा तो आपका टॉर्क हर जगह समान नहीं होगा, और तब इस सिचुएशन में आपको ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। अलग अलग सेक्शन में ट्विस्टिंग मोमेंट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सेक्शन में ट्विस्टिंग मोमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर अब इस सिचुएशन में अगर हम दो तरीके से दिखाया जा सकता है, एक तो टॉर्क लगाया हुआ कर्व एरो से दिखाया जाए, अब देखिए डॉटेड दिखाना मतलब वो पीछे से बाहर आया है, डॉटेड दिखाने वाला पीछे से बाहर, और जो आगे से ही अंदर जाएगा वो तो आपको डायरेक्ट दिखेगा ना, तो जो सामने से अंदर जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो कुछ चीजें और बची हुई हैं जिसको हम आसानी से अभी आज ही के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, कल हम लोग क्वेश्चन सीरीज पर बात करेंगे। तो पहला जंक्शन लोड नहीं था, अब जंक्शन लोड भी है। तो जैसे एक तो ये फॉर्मेट दिखाया गया जो अंदर, तो इस पे जब आप घुमाओगे तो ये इसी की ओर 2T हो जाएगा, इसी की ओर अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिचुएशन में ये टुवर्ड द प्लेन ऐसे ऐसे डबल एरोस दिखा सकते, जो पीछे से बाहर आया उसको ऐसे दिखाएंगे, पीछे से बाहर उधर अंगूठा, फिर इधर तो फिर इधर अंगूठा, हर जगह। और फिर रिएक्शन की अगर बात करें तो 3T प्लस टी, 3T प्लस टी जो हो गया वो 4T और में से 2T चला गया, तो
इधर की तरफ 2t बचा हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन उधर की तरफ 2t आएगा कि नहीं? इक्विलिब्रियम में उतना ऐसे ही आएगा कि अगर इधर t है तो यहाँ पे रिएक्शंस जो आएगा वो रिएक्शन आपका बाहर की तरफ क्या आएगा? 2t आएगा, क्योंकि वो पीछे से बाहर की तरफ ही आ रहा है, पीछे से बाहर की तरफ आ रहा है, पीछे से किधर की तरफ? बाहर की तरफ, ऐसे या ऐसे पीछे की तरफ देखा तो 2t प्लस 2t 4t हुआ और 3t प्लस 3t क्या हो गया? 4t, तो बैलेंस है। अब टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन हम राइट से ही चलें तो बेहतर रहेगा। जैसे इसमें जाएंगे तो इस पूरे CD सेक्शन में अगर हम यहाँ नाम दे दें, तुम A हो, ये B हो और C हो और ये D, तो इस पूरे CD सेक्शन में प्लस टी ही आए, क्यू प्लस टी। जैसे आप किसी भी सेक्शन पर खड़े होंगे तो उधर देखना कोई अच्छा नहीं बात है, उधर देखने की कोई अच्छी बात ही नहीं है भाई। हम इधर ही क्यों देखेंगे, क्योंकि इधर अकेला है आसानी से। तो जब हम टी से पूछेंगे क्या हाल है तो कहेगा आपके सेक्शन की ओर हमारा, और टुवर्ड द सेक्शन मतलब प्लस टी। ऐसे जब इस जोन में जाएंगे बीसी में तो उधर ही देखो तो टी तो प्लस टी कहेगा और 2t माइनस टी कहेगा, तो क्या माइनस टी हो जाएगा? इस पूरे जोन में माइनस टी हो जाएगा, ये प्लस टी है और ये माइनस टी। क्यों? अगर हम यहाँ खड़े होके पूछें तो टी तो हमारी ओर है, और 2t क्या है? 2t है माइनस टी, तो 2t आपका क्या हो गया? माइनस टी। टी हमारी ओर और 2t माइनस टी। क्लियर हो गया? प्लस टी और माइनस टी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब अगर हम इस सेक्शन में बात करें, इस सेक्शन में यहां पर खड़े होके कहीं भी जाना नहीं, बस पूछते रहना, तो प्लस टी, भाई यहां खड़े हो और उससे पूछे प्लस टी माइनस 2t, प्लस टी माइनस 2t और फिर प्लस 3t, क्यू प्लस 3t, क्यू प्लस, क्योंकि इस सेक्शन की ओर है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो प्लस टी 3t 4t हो गया और माइनस 2t, तो क्या प्लस 2t बचेगा? यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट आपका प्लस 2t बचेगा। अब यहां से आप ये जान सकते हैं कि ए बी सेक्शन में टॉर्क क्या होगा, तो ए बी सेक्शन में टॉर्क 2t होगा। टी ए बी जो होगा वो क्या होगा? 2t के बराबर। टी बी सी जो होगा वो माइनस टी के बराबर। टी सी डी जो होगा वो प्लस टी के बराबर। पूरी सीडी लंबाई में टॉर्क टी है, पूरी बीसी लंबाई में टॉर्क माइनस टी है और पूरी एबी में टॉर्क क्या है? प्लस 2t है। तो किसी भी सेक्शन में आप टॉर्क बता सकते हैं। यहां पर अगर हम थीटा टोटल या थीटा डी पूछें तो थीटा डी आप लिखोगे टी, पहले हम इसका सीडी का कर रहे हैं, तो टी इंटू एल सी डी अपान जी सी डी और जे सी डी, T इंटू एल सी डी, और फिर यहां पर होगा माइनस टी, क्योंकि B वाली लंबाई में माइनस टी है BC में, माइनस टी इंटू एल बी सी अपान जी बी सी और फिर जे बी सी। ऐसे अगर हम यहां बात करें तो यहां पर आएगा आपका क्या आएगा? यहां पे आएगा 2t, क्योंकि AB में जो है वो 2t है, AB में प्लस 2t है, और ये आएगा एल ए बी अपान जी ए बी इंटू जे ए बी। तो ये आपका एंगुलर ट्विस्ट ऑफ डी होगा। जैसे जो प्लस माइनस था वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए वैसे ही सेम वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिंपल सा आपको अलग अलग टॉर्क पता चल जाएगा, और उसके बाद अलग अलग टॉर्क, अगर इसी में अगर टाउ पूछा जाए तो टाउ मैक्स सीडी जो होगा, सीडी में टाउ मैक्स की बात करें तो यहाँ टॉर्क टी है, तो ये होगा जेड पी किसका? सीडी का। ऐसे टाउ मैक्स आपसे बीसी पूछा जाए तो वैल्यू वाइज तो आप टी ही लिखेंगे, और ये जेड पी किसका? बीसी का। ऐसे अगर आपसे टाउ मैक्स ए बी पूछा जाए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए बी, तो ये होगा 2t, क्योंकि ए बी में टॉर्क टी नहीं है 2t है, और जेड पी क्या होगा? ए बी होगा। कौन मैक्सिमम और कौन मिनिमम होगा ये हम पहले से नहीं बता सकते। हाँ, टॉर्क अगर हम बात करें तो ए बी सेक्शन में टॉर्क
मैक्सिमम है और वो भी 2 टाइम्स ऑफ टी के बराबर है। तो मैक्सिमम टॉर्क एबी में हो रहा है, ये सही बात है, पर ये भी सही है कि क्या टाउ मैक्स आएगा हम नहीं जानते। एबी की डायमेंशन भी तो ज्यादा है, हो सकता है सीडी की डायमेंशन कम है, टॉर्क कम है, तो कौन बड़ा आ जाए हम ही नहीं जानते, पर टी जरूर बता रहे हैं कि किसका टी ज्यादा है। तो एबी में टॉर्क जो है वो 2t है और बीसी में टॉर्क जो आपका है वो -t है और सीडी में टॉर्क +t। इसी में आप देखिए पहला स्टेप, आप उसी के जस्ट नीचे टॉर्क डायग्राम बनाइए। टॉर्क डायग्राम से निकल के आया कि 1 में 2t मतलब AB, ये 1 जो है वो AB है, ये BC है और ये CD है। तो 1 में 2t आया, BC में -t आया, T3 इसमें आया। इन सीरीज कनेक्शन तो डेल्टा टोटल जो होगा θ1 + θ2 + θ3, यहाँ T1 L1 / G1 G1, T2 L2 / G2, ऐसे करते चले गए। T1 का मान यहाँ पे 2t है और T2 का मान -t है, T3 का मान +t है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से सारी चीजें। पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेट, तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेट हम सब लोग कल कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगर आप आज के लेक्चर को जब भी देखें उसके बाद क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस कर लें, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे फिर क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम सब लोग यहीं पे लेक्चर को विराम देते हैं। कल फिर नेक्स्ट लेक्चर हम सब लोग लेके आएंगे, उसमें हम टॉर्सन का एक बचा हुआ थ्योरी टॉपिक करेंगे और उसके बाद हम सब लोग क्वेश्चन सीरीज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।